आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आज के टॉपिक में हम आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। देखिए, हमने लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि जो रेडिएशन क्या होता है, एक्सरे की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई थी, कैसे हुई थी ये चीजें, और मैंने कुछ बेसिक भी बताए थे आपको एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ड्यूल नेचर के बारे में बताया था कि ये वेव के रूप में भी जो काम जो अपनी नेचर प्रदर्शित करते हैं और पार्टिकल के रूप में भी होते हैं। ये जो मैंने जिसे क्वांटम या फोटोन का नाम दिया था, जो हमने स्टडी की थी, हमने C इजिकल टू न्यू लेमडा का एक जो फॉर्मूला भी डेराइव किया था। और इसके अलावा जो इसकी जो पार्टिकल प्रॉपर्टी है उसमें हमने देखा था E इजिकल टू एच न्यू, जहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट था। इसके बाद है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपको पता, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के आधार पर अलग अलग जो अपनी नेचर शो करती है। जैसे इसमें आप देख सकते हो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ये खूब सारी ये इसके मतलब पार्ट दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, ये होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब अपनी नेचर किस तरह से शो करते हैं, तो ये डिपेंड करता है इनकी वेवलेंथ या इनकी फ्रीक्वेंसी पर तो होता है। जैसे आप गामा रेज है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ पे 10 की घात -12 मीटर है। आप वेवलेंथ या देखो मीटर में शो की हुई है, 10 की घात -12 मीटर, या ये अगर आप इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करोगे तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात -2 एंगस्ट्रम हो जाएगी। आपको पता होगा एक एंगस्ट्रम इक्वल टू क्या होता है, 10 की घात -10 मीटर होता है, और एक नैनोमीटर क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, 10 की घात -9 मीटर। ये ऐसे होता है। तो अगर आपको 10 की घात -12 मीटर है, इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करोगे, इसको दो टुकड़े कर लो, 10 की घात -10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब आपको पता है 10 की घात -10 मीटर को हम एक एंगस्ट्रम कहते हैं, तो ये 10 की घात -2 ऐसे कैसे लिख दो, और 10 की घात -10 की जगह लिख दो एंगस्ट्रम, यानी कितना हो गया, 10 की घात -2 एंगस्ट्रम, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.01 एंगस्ट्रम। तो गामा रेज की वेवलेंथ कितनी होती है, 0.01 एंगस्ट्रम, मतलब इसकी होती है, यानी बहुत ही कम वेवलेंथ होती है। और एक्स रेज की आपको वेवलेंथ पता यहाँ पे दी गई है 10 की घात -10 मीटर, तो इसको कैसे करोगे, 10 की घात -10 मीटर है और इसी को कहते हैं एक एंगस्ट्रम, यानी एक एंगस्ट्रम है वो क्या है, किसकी वेवलेंथ है, एक्स रेज की है। 1 से लेके 100 एंगस्ट्रम तक एक्स रेज होती है, और एक एंगस्ट्रम से छोटी वेवलेंथ है वो क्या कहलाती है, गामा रेज कहलाती है। वो क्या कहलाती है, गामा रेज कहलाती है। तो देखिए, आप गामा रेज से इधर रेडियो वेव्स की ओर बढ़ोगे तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। अल्ट्रावायलेट की 10 की घात -8 मीटर है, विजिबल रेज की 5 गुणा 10 की घात -6 मीटर होती है। इंफ्रारेड की ये दी हुई है, रेडियो वेव की देखोगे यहाँ पे 10 की घात 3, यानी 1 मीटर, यानी ये क्या हो गया, किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर, यानी इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। वेवलेंथ आप समझ रहे होंगे, देखो ये जैसे एक साइनसोइडल वेव है, तो इनके दो पीक है या इनके दो डेप्थ है, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, लेमडा, या इनके बीच की दूरी क्या कहते हैं, इसको लेमडा कहते हैं, इसको वेवलेंथ कहते हैं। तो ये वेवलेंथ है। तो गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाओगे तो लेमडा का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेमडा का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगर आप इधर से इधर जाओगे तो लेमडा का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। और आपको पता है E इज इक्वल टू एच न्यू, और इसी को हम एच सी अपॉन लेमडा भी कहते हैं। या हमने एक दूसरा फॉर्मूला भी डेराइव किया था, वो था V इज इक्वल टू सी लेमडा, सॉरी मैंने गलत बता दिया, वो था C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। ये C क्या था, यहाँ पर लाइट ऑफ स्पीड थी, और न्यू क्या था यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, जो लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी फ्रीक्वेंसी थी, और लेमडा इसकी तरंग दैर्ध्य है। यानी C यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के। ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फ्रीक्वेंसी है वो
तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर इधर गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे। और रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे बड़ी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोवेस्ट होगी, सबसे छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, कम से कम होगी। और हमने एक फॉर्मूला और देखा था, E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब गामा रेज की फ्रीक्वेंसी अधिकतम है, इसका मतलब गामा रेज की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसका मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू से रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, रेडियो वेव्स की। ये एक थोड़ा सा मतलब इसका मैंने समझाने के लिए बताया था। अब आप इसके अंदर कुछ और चीजें देखिए, जैसे यहाँ पे गामा रेज है, इसके आगे लिखा है शॉर्ट वेवलेंथ हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी गामा रेज होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे शॉर्ट होती है, सबसे छोटी वेवलेंथ है। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम। और इनकी एनर्जी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो एनर्जी भी क्या होगी, हाई एनर्जी होगी। इसी तरह से रेडियो वेव्स है, इनकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे लॉन्ग वेवलेंथ होगी, सबसे लंबी वेवलेंथ होगी। इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो, बहुत ज्यादा लो होनी चाहिए। और इनकी एनर्जी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी लो तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी, एनर्जी इनकी कम होगी। तो ये एक चीज है। आप देख सकते हो, अगर आप इनकी साइज देखो रेडिएशन की, अगर अपन जो डेली यूज में जो आने वाली चीजें हैं या हम जिन चीजों को अगर जानते हैं, अगर इनकी वेवलेंथ की साइज से अगर आप कंपैरिजन करो तो देखो, गामा रेज और एक्स रेज, जो गामा रेज है इनकी साइज क्या होती है, एटॉमिक न्यूक्लियाई की जो होती है, रेडियस के मतलब एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी जो नाभिक है, नाभिक की साइज जो होती है वो किसके बराबर होती है, गामा रेज की जो वेवलेंथ और नाभिक की साइज क्या होती है, लगभग एक ही कोटि की होती है, एक ही लेवल की होती है। एक्स रेज है, वो एक्स रेज क्या होती है, एटॉमिक लेवल के बराबर होती है। एक्स रे की जितनी वेवलेंथ होती है उतनी साइज क्या होती है, एटम की साइज होती है। अल्ट्रावायलेट जो है, इनकी मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग जो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उनके बराबर होती है। विजिबल लाइट में प्रोटोजोआ, जो ये दिया दिया हुआ मतलब ये इंफ्रारेड पिन पॉइंट, जो पिन होती है, जो उसका जो पॉइंट होता है आगे, वो इंफ्रारेड, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो इंफ्रारेड, जो मतलब जो इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम है या लाइट है उसकी वेवलेंथ के बराबर होती है। इसी तरह से माइक्रोवेव, और अगर आप इनको देखो जो रेडियो वेव देखो, इनकी ह्यूमन और बिल्डिंग बड़ी बड़ी, जैसे किलोमीटर में आपको देखो बिल्डिंग बिल्डिंग से जो उनसे उनसे इसकी कंपैरिजन, वेवलेंथ से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि एक्स रेज है, एक्स रेज क्या होती है, हाई जो फ्रीक्वेंसी, लो वेवलेंथ और हाई एनर्जी की होती है। इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं जो मैंने बता दिए। और भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे, आप हम जब इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम इसके जो ये क्वेश्चन है इनको देखेंगे हम। चलिए, तो एक चीज और, अगर आपको ये क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है तो आप मेरे को मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम एक चैनल है उसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें आप सबको मैं ऐड कर दूंगा। उसके अंदर टाइम का शेड्यूल वगैरह सब कुछ सबसे पहले आता है तो आपको मिल जाएगा। बाकी मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाता हूँ, जिनको क्लास ज्वाइन करनी हो आप उनको क्लास ज्वाइन करवा सकते हैं। ये क्लासेस डेली रात को 8 बजे हो रही है अभी ये। और जल्दी इस पर एनाटॉमी की क्लास भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट जैसे यूपी में तैयारी कर रहे हैं, एमपी व्यापम के भी एग्जाम थे उससे में भी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था। इसके अलावा ईएसआईसी वगैरह, एम्स वगैरह में जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके कॉल आ रहे हैं कि सर हमें पैरामेडिकल में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ्स रीजनिंग की तैयारी उतनी नहीं कर पाते, तो कि हाँ हमें मैथ्स रीजनिंग की तैयारी भी करवाइए। तो मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस भी मैं ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, और मैथ्स और रीजनिंग मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूँ। मेरा मैथ्स और रीजनिंग ठीक है, मैं आपको अच्छी मतलब खासी तैयारी करवा दूंगा इसके अंदर। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन हम मैथ्स रीजनिंग की क्लास भी लेंगे। इसके अलावा आज एनाटॉमी वाले सर से मेरी बात हुई थी, वो एनाटॉमी की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। तो आपकी कम से कम 1 या 2 क्लास वीकली आपकी एनाटॉमी की क्लासेस भी होंगी। तो आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम अकाउंट ग्रुप में भेज दूंगा जिसमें सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलिए, तो एक चीज और, जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये क्या कर सकता है, ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकता है। सभी वैक्यूम मैंने जो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया आपको, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, सारे क्या कर सकते हैं, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। और वैक्यूम में इनकी स्पीड भी लाइट स्पीड के बराबर होती है, प्रकाश की गति के बराबर, जो मैंने आपको कल बताया था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये ट्रेवल कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक चीज और मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक और बताता हूँ, मैंने इसमें भी डाला नहीं था लेकिन आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हम जब क्लास के लास्ट में जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं, मैंने देखे थे अभी। तो रेडिएशन, मतलब रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन सिंपली अगर कोई चीज है अपने से एनर्जी को अगर रेडिएट कर रही है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में हो सकता है या फिर पार्टिकल की फॉर्म में भी हो सकता है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, रेडिएशन कहलाती है। वैसे देखें तो रेडिएशन सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। पार्टिकल रेडिएशन कम, पार्टिकल्स है अगर वो किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो हम उनको रेडिएशन नहीं कह सकते, लेकिन वो भी एक रेडिएशन का एक प्रकार है, क्योंकि वो अपने साथ एनर्जी कैरी करते हैं, इसलिए हम उनको रेडिएशन एनर्जी भी कह देते हैं। तो रेडिएशन दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, यानी मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज है अगर वो मूव करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्या होंगे, वेराइंग होंगे, चेंज होंगे, उसमें परिवर्तन होगा। और अगर उनमें सडन एसिलेशन या डीएसिलेशन होगा, अगर उनमें त्वरण या मंदन होगा अचानक से, तो वो अपनी इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी का क्या होगा, उसमें लॉस होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होता है, जो एक साइनसोइडल वेव होती है। ये मैंने कल आपको डिटेल से बताया था। इसकी क्लास आज YouTube पर इसकी लाइव हो जाएगी, आप दोबारा इसको देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। तो ये तो रेडिएशन का एक प्रकार होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें मैंने आपको अभी अभी हमने इसके प्रकार भी देख लिए, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, सारी देखी थी मैंने अभी। इसके अलावा दूसरा रेडिएशन का प्रकार है पार्टिकुलेट रेडिएशन, यानी अगर पार्टिकल्स के द्वारा एनर्जी लेके जाई जाए, कैरी की जाए, तो पार्टिकुलेट रेडिएशन कहलाएगा। इसमें क्या आता है, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये जो इस तरह के पार्टिकल होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, पार्टिकुलेट। जैसे बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, तो ये क्या हो गया, पार्टिकुलेट रेडिएशन ये कहलाता है। ये पार्टिकुलेट रेडिएशन होता है, इसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एनर्जी कैरी करते हैं, और भी पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रॉन्स भी हो गए, अगर ये एक बीम के रूप में अगर एनर्जी लेके जा रहे हैं, तो ये भी पार्टिकुलेट रेडिएशन कहलाएगा। तो एनर्जी का रेडिएशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जो कि पार्टिकुलेट रेडिएशन और दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। चलिए हम आगे चलते हैं चैप्टर की ओर। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो रेडिएशन है, ये 2 प्रकार का होता है। इसको हम आयोनाइजिंग रेडिएशन भी कह सकते हैं और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। इसको हम जानने के लिए सबसे पहले आयोनाइजेशन क्या होता है ये हमें जानना पड़ेगा। देखिए, मान लो ये कोई एटम है, इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस हो गया, चलो मैं इसको इंडिकेट करता हूँ, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का ये क्या होता है, रोटेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, न्यूक्लियर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। अगर इसके इस पे हम कोई सा भी एक रेडिएशन डाले, जो ऊपर हमने स्टडी किया, जैसे एक्स रे डाल दिया, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अगर इतनी एनर्जी दे दे कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपनी स्पेस, अपने जो स्थान है इसको यहाँ से छोड़ दे और बाहर आ जाए। इसका मतलब ये नाभिक है, नाभिक के ऊपर क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ गया, और प्लस क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी जो मान लो हमने एक्सरे या गामा रेज, कोई सा भी रेडिएशन हमने किसी मीडियम में या किसी एटम पर डाला है, तो वो एक्स या गामा रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को अगर इतनी एनर्जी दे दे कि ये अपनी जगह यहां से छोड़ दे और बाहर आ जाए, तो इससे क्या होगा, एक आयन पेयर बन गया, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, एक एनायन और एक केटायन बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को आयनाइजेशन कहते हैं, या इसको आयनन बोलते हैं। आयनन की प्रक्रिया से क्या होता है, एक आयन पेयर बनता है, आयन पेयर बनता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। तो ये आयनन की प्रक्रिया होती है। तो रेडिएशन को हम आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर क्यों 2 भागों में विभाजित करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, कुछ रेडिएशन ऐसे होते हैं जिनमें इतनी पावर होती है कि वो नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, उनको इतनी एनर्जी दे देते हैं कि वो अपनी कक्षा से बाहर आ जाते हैं। यानी अगर मीडियम के अंदर हम वो रेडिएशन डालेंगे, तो मीडियम के अंदर आयनन की क्रिया होगी, आयनाइजेशन की प्रक्रिया होगी।
ऐसे कुछ ही रेडिएशन है, हर प्रकार का रेडिएशन नहीं है। जैसे हम विजिबल लाइट में रहते हैं, विजिबल लाइट जो विजिबल लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो हमारे स्किन के अंदर उपस्थित जो एटम्स है या जो एनवायरमेंट में उपस्थित एटम है उनको इतनी एनर्जी दे पाए कि वो अपना जगह छोड़ के बाहर आ पाए। यानी विजिबल लाइट है वो आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती, वो क्या होती है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। तो रेडिएशन को दो भागों में बांटा गया, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। सबसे पहले हम आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में देख लेते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है? देखिए, वो रेडिएशन जिसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो किसी मीडियम में डालने पर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाए या मीडियम के अंदर आयनाइजेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर पाए, वो सारे जो रेडिएशन है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कहलाएंगे। लगभग सारे रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन ही होते हैं। वो क्या होते हैं? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन ही होते हैं। जैसे विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सभी सारे क्या होते हैं? सारे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। इनके इनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो जो आयनिंग आयन उत्पन्न कर सके। जैसे टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए जो वेवलेंथ काम में ली जाती है वो भी नॉन आयनाइजिंग होती है, उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो इसके अंदर जो उत्पन्न कर सके। इसके अलावा दूसरा है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है? देखिए, वो रेडिएशन जो मीडियम पे हम डालेंगे तो डालने पर क्या होते हैं, वो उसके अंदर जो आयन पेयर उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों उत्पन्न कर सकते हैं, वो आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाते हैं। सिर्फ एक्स रेज, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज, ये तीन ही रेडिएशन होते हैं जो कि आयनाइजेशन की प्रक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन कहलाते हैं। इसमें भी एक्स रेज और गामा रेज मुख्य है। जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो क्या कर सकते हैं, वो भी आयनन की प्रक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं। उसमें कुछ अमाउंट के अंदर उसमें इतनी पावर होती है कि वो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आयन उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे और इससे क्या होता है, ये जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल डैमेज भी उत्पन्न कर सकते हैं। अगर मान लो किसी कोशिका के ऊपर गिरते हैं, कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, अगर उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न कर दे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो सेल डैमेज का कारण बन सकते हैं। क्यों? वो क्या करते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनकी फंक्शनिंग को उनको प्रभावित करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट भी उत्पन्न करते हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट उत्पन्न नहीं करता, आयनाइजिंग रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टर्म और हम आगे बढ़ने से पहले, इरेडिएशन क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर हम जो अगर मान लो कोई रेडिएशन है वो अगर किसी जो मेटर के ऊपर गिरे या मेटर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपने ऊपर गिरने से रोके, जैसे मान लीजिए कोई मेटर है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस साइड में फ्लो हो रहा है, तो अगर ये मेटर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर इंटरसेप्ट करता है, रोकता है और इसको या पूरा एब्जॉर्ब कर ले या इसके थोड़े से पार्ट को एब्जॉर्ब कर ले, तो हम ये कहेंगे कि इस मेटर को इरेडिएट किया गया। इसको क्या किया गया? इरेडिएट किया गया है। जैसे जैसे हम रूम के अंदर लाइट जलाते हैं, हम जो लाइट है ऑन करते हैं, तो अगर वो लाइट हमारे ऊपर गिर रही है तो हम वास्तव में क्या उस लाइट से इरेडिएट हो रहे हैं, हमें हमें क्या उस लाइट से एक्सपोज किया गया है या उस लाइट से इरेडिएट किया गया है। हम उसको रोक भी लेंगे और कुछ पार्ट हो सकता है हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब भी कर ले। इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं, जैसे एक्सरेज है, एक्सरेज को अगर एक्सरेज है, अगर जो हम जैसे रेडियोग्राफी कर रहे हैं तो एक्सरेज से बॉडी को क्या कहते हैं, एक्सपोज करते हैं। जो जिस पार्ट का एक्सरे लेना है, जिस एनाटॉमी का एक्सरे लेना है, उसको एक्सपोज करते हैं या उस पर रेडिएशन डाल रहे हैं। इसको मतलब हमने उसको क्या किया, उस एक्सरेज से बॉडी पार्ट को इरेडिएट किया गया या उसको एक्सपोज किया गया। ठीक है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है ये हमने देख लिया कि जो क्या होता है, जिसमें मैंने डेफिनेशन भी दी है इसकी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी केपेबल ऑफ आयोनाइजिंग मैटर इज नोन एज आयोनाइजिंग रेडिएशन। एनर्जी का कोई भी प्रकार जो क्या कर सकता है, किसी मैटर के अंदर अगर वो आयंस उत्पन्न कर सके, वो आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाएगा। इसके अलावा अब देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक है। जो टॉपिक मालूम है, थोड़ा पहले थोड़ा सा दूसरी चीज में बताने लग गया था, मेन टॉपिक अपना आज गई है, सोर्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन के सोर्स क्या होते हैं? देखिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन हमें बहुत सारी चीजों से मिलता है, लेकिन हमें अगर हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल एनवायरमेंटल रेडिएशन, ये क्या होता है? नेचुरल एनवायरमेंटल रेडिएशन ये होता है
वो रेडिएशन जो हमें नेचुरली ऑटोमेटिक में मिलता है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और इसकी जो अगर आप देखो तो इसको ये 300 मिली रेन पर ईयर एनुअल अगर डोज देखो तो हमें लगभग इतना मिलता है। रेन क्या होता है? रेन की फुल फॉर्म होती है जो रोंजन इक्विवेलेंट मेन, मतलब इतने रेडिएशन जो रोंजन के इक्विवेलेंट हमें किसी मेन को कितना रेडिएशन मिला है इसके द्वारा हम इसको मापते हैं। तो 300 मिली रेन के करीब हमें इसलिए मिलता है। ये एक रैम है, एक ये रेडिएशन मेजरमेंट की यूनिट है जो रेडिएशन जो रोंजन इक्विवेलेंट मेन के द्वारा इसको इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर मेन में रेडिएशन देखें, यदि वो रेडिएशन जो मानव निर्मित है, मानव के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उस रेडिएशन की बात करें तो इसका एनुअल डोज लगभग 60 मिलीरेम होता है। कितना होता है? 60 मिलीरेम इसका रेडिएशन डोज होता है। अब हम नेचुरल रेडिएशन डोज का अगर देखें तो नेचुरल रेडिएशन डोज जो एनवायरमेंटल रेडिएशन है, यानी एनवायरमेंट के अंदर द्वारा हमें जितना रेडिएशन नेचुरली प्राप्त होता है उसे नेचुरल एनवायरमेंटल रेडिएशन कहते हैं। इसको तीन कैटेगरी बांटा गया है: कॉस्मिक रेज, दूसरा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और तीसरा इसको इंटरनली डिपोजिटेड रेडियो न्यूक्लाइड्स। देखिए कॉस्मिक रेज क्या होती है? कॉस्मिक रेज देखो, जो कॉस्मिक रेज है वो स्पेस से आने वाला जो रेडिएशन है वो कॉस्मिक रेडिएशन कहलाता है। जो स्पेस को हम कॉस्मोस भी बोलते हैं, कॉस्मिक है ना, तो वहां से जो रेडिएशन एनी टाइम अर्थ पर आ रहा है, स्पेस से, सन से या दूसरे स्टार से जो रेडिएशन हमारा अर्थ के ऊपर आ रहा है उसको हम कॉस्मिक रेडिएशन बोलते हैं। ये रेडिएशन पार्टिकुलेट भी हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों प्रकार का होता है। यानी स्पेस से पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स मूव करके स्पेस को पार करके अर्थ पर आ रहे हैं। इसके अलावा एक्स रेज, गामा रेज भी आ रही है। तो कॉस्मिक रेडिएशन क्या हो सकता है? पार्टिकुलेट भी हो सकता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हो सकता है। एक चीज और आपको पता है, जैसे ये अपनी अर्थ है, स्पेस से रेडिएशन आ रहा है, तो है ना, मतलब ये स्पेस से रेडिएशन आ रहा है, इस साइड मतलब इस तरीके रेडिएशन ये आ रहा है। तो जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ेगा, यानी आप पहाड़ों के ऊपर जाओगे तो क्या होगा? आपको रेडिएशन ज्यादा मिलेगा। क्यों? ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी तो स्पेस से आने वाला आप ऊंचाई पर एनवायरमेंट क्या होगा? थोड़ा थिन होगा, तो वापिस स्पेस से आने वाला रेडिएशन है वो आपको ज्यादा अफेक्ट करेगा। यानी एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? रेडिएशन ज्यादा मिलेगा। एक इसके और लेटीट्यूड, लेटीट्यूड यानी मतलब जैसे आप इक्वेटर की तरफ जाओगे, आप जो लेटीट्यूड बढ़ेगा, जब आप पृथ्वी के बीच की साइड जाओगे, वहां पे क्या होता है? डायरेक्ट सनलाइट बहुत तेज आती है। आपको पता है ज्यादा जो डेजर्ट है इस एरिया में पाया जाता है क्योंकि सूरज की सीधी किरणें यहाँ पे पड़ती है। तो आपका लेटीट्यूड बढ़ेगा तो आपको क्या होगा? जो कॉस्मिक रेडिएशन है वो आपको ज्यादा मिलेगा, कॉस्मिक रेडिएशन आपको ज्यादा मिलेगा। ये इसके अलावा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो ये क्या हो गया? कॉस्मिक रेडिएशन है जो स्पेस से आता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? देखिए, जो अर्थ के अंदर अलग अलग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, रेडियो न्यूक्लाइड्स जिनको बोलते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, और दूसरे जो रेडियो न्यूक्लाइड्स वो अर्थ में डिपॉजिट हो रहे हैं, उनसे भी हमें क्या मिलता है? रेडिएशन हमें एनी टाइम मिलता रहता है। जैसे मान लो हम किसी एक मान लो कोई माइंस है, वहां से कोई अपन जैसे कोई टाइल्स वगैरह लेके आते हैं, तो या मार्बल लेके मान लो उसके अंदर ट्रेस अमाउंट के अंदर भी यूरेनियम या थोरियम कोई डिपॉजिट है, तो वो उससे हमें या कंक्रीट है या या फिर जो लोकल जियोलॉजी में रह रहे हैं वहां पे मान लो किसी ट्रेस अमाउंट के अंदर अगर इसका डिपोजिशन है रेडियो न्यूक्लाइड्स का, तो हमें वहां पे क्या होगा? एनी टाइम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो हमें मिलता रहेगा। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? जो अपनी जो जियोलॉजी है उस जियोलॉजी के अंदर जो रेडियो न्यूक्लाइड्स है उनके डिपोजिशन से जो हमें रेडिएशन मिलता है वो क्या कहलाता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाता है। तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या करता है? हमारी जियोलॉजी पर डिपेंड करता है। क्या करता है? हमारी जियोलॉजी पर। मान लो किसी इलाके के अंदर ज्यादा यूरेनियम का डिपोजिशन है तो वहां के लोगों को थोड़ा ज्यादा रेडिएशन मिल रहा है, बाकी दूसरे जो इलाके के लोगों को कम रेडिएशन मिल रहा है। इसके अलावा तीसरा इंटरनली डिपॉजिटेड रेडिएशन। इंटरनली डिपॉजिटेड रेडिएशन क्या होता है? देखिए, कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हमारी बॉडी के अंदर परमानेंटली डिपॉजिट रहते हैं। जैसे जैसे पोटेशियम 40, ये एक रेडियो न्यूक्लियाइड होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है पोटेशियम का, और जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट रहता है इसको हम किसी भी तरीके से दूर नहीं कर सकते। अगर हम लार्जेस्ट नेचुरल एनवायरमेंटल रेडिएशन के सोर्स को अगर देखें तो रेडोन गैस होती है। ये क्या होती है? रेडोन गैस होती है। ये कहां से होती है? मान लो अर्थ पर कहीं पर भी रेडोन यूरेनियम का डिपोजिशन है तो यूरेनियम का डीके होता है, डीके होने से रेडोन गैस प्रोड्यूस होती है, और ये रेडोन गैस क्या होती है? ये रेडियो न्यूक्लियाइड होती है। अगर हम सांस लेंगे, सांस के साथ ये हमारे लंग्स में जाती है,
और इससे क्या होती है, ये हमारे लंग्स को गिराती है और लंग्स को रेडिएशन डोज देने का काम करती है। अर्थ बेस्ड मटेरियल जैसे कंक्रीट, ब्रिक्स और जिप्सम आदि होती है, ये चीजें होती है, इनके अंदर इस रेडोन गैस का डिपोजिशन होता है। और एक, लेकिन एक चीज और, रेडोन गैस है ये अल्फा पार्टिकल इमिट करती है। इसका डीके होता है, डीके होने से जो पार्टिकल निकलता है वो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, जो हीलियम+2 पार्टिकल है वो होता है। इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा नहीं होती, ये ज्यादा अंदर तक अपने टिश्यू को नहीं भेज सकता, और श्वास के द्वारा ज्यादा मेनली अंदर जाता है, यानी ये लंग्स की जो इंटरनल लेयर है उस इंटरनल लेयर को ही रेडिएशन देने का ये काम करता है। इसको क्या करता है, रेडिएशन देने का काम करता है। तो ये सिर्फ लंग्स को ही रेडिएशन डोज ये कंट्रीब्यूट करती है। एक चीज और मैंने लिखा है, ह्यूमन इवोल्यूशन लिखा है, मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन है। देखिए, इस अर्थ पर मानव सैकड़ों हजारों सालों से मानव है, और अगर मानव है तो उसको रेडिएशन भी एनी टाइम, ये जो कॉस्मिक जो नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन एनी टाइम मिल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ये बायोलॉजिकल इफेक्ट भी उत्पन्न कर सकता है, यानी बायोलॉजिकल जो जीन म्यूटेशन है, जेनेटिक म्यूटेशन, ये भी उत्पन्न करेगा। और आपको पता है कि मानव विकास के अंदर, उच्च विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर जो म्यूटेशन है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसका मतलब, इसके बिना, और सब कई लोग ये भी कहते हैं कि जो नेचुरल एनवायरमेंटल रेडिएशन है इसके बिना इतनी ज्यादा अमाउंट के अंदर ये हो ही नहीं सकता था। जो इवोल्यूशन है इसका बहुत बड़ा रोल था, इसलिए अनावश्यक अमाउंट के अंदर हमें जो डायग्नोस्टिक रेडिएशन है, जो मेन मेड रेडिएशन है, वो अनावश्यक हमें नहीं मिलना चाहिए। नेचुरल रेडिएशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के द्वारा या जो मेन मेड रेडिएशन उसको हम रोक सकते हैं। दूसरा टाइप है मेन मेड रेडिएशन। देखो, लार्जेस्ट मेन मेड रेडिएशन का सोर्स क्या होता है, डायग्नोस्टिक एक्सरेज होती है। कितना, 39 मिली रैंक पर ईयर का डोज मिलता है। मल्टीस्लाइसिटी और जो हाई लेवल की फ्लोरोस्कोपी है, इसके जो मतलब इन्वेंशन के बाद में तो क्या हो गया है, 50 मिली पर ईयर तक पहुंच गया, नहीं बहुत ज्यादा हो गया। ये आंकड़े भी बहुत पुराने हैं, आज तो डोज इससे भी बहुत ज्यादा जो मेन मेन रेडिएशन है, जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी का जो है वो बहुत ज्यादा रेडिएशन ये बढ़ चुका है। अदर मैन मेड रेडिएशन सोर्स क्या होंगे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। देखो, न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर जो यूरेनियम है या थोरियम आधारित रिएक्टर्स है, तो कुछ अमाउंट के अंदर जो रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ पानी में घुल जाते हैं, और हो सकता है वो उनका जो वेस्ट है उसको भी अगर सही तरीके से डिस्पोज ना किया जाए तो वहां से रेडिएशन डोज पब्लिक को मिल सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सोर्स है, कुछ इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट से भी क्या होता है, जो ये रेडिएशन मिल सकता है। कंज्यूमर आइटम्स है ये भी, लेकिन एक चीज है, न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन और इंडस्ट्रियल सोर्स है, इनसे जो रेडिएशन, जो मेन में रेडिएशन है, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर मानव को मिलता है ये चीज के लिए। कंज्यूमर आइटम जैसे वाच डायल, आजकल तो नहीं होता, पहले वाच डायल के अंदर जो घड़ियों को चमकने के लिए उसके अंदर रेडियम की पॉलिश की जाती थी, जो नाइट में अंधेरे में चमकते थे। एग्जिट साइन है, एग्जिट साइन भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल के बनाते थे जो अंधेरे में, जैसे सिनेमा हॉल में एग्जिट साइन होते हैं कि बाहर निकल का रास्ता है, या और कहीं पे, तो ये एग्जिट साइन में क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल काम में लेते थे। स्मोक डिटेक्टर के अंदर भी काम में लेते हैं। कैंपिंग लैंटर्न, जो जो कैंपिंग के लिए जो लालटेन काम में ली जाती है, उसके अंदर भी क्या होता है, यही होता है, जो रेडियो एक्टिव सोर्स काम में लेते हैं। और एयरपोर्ट सर्विलांस सिस्टम, एयरपोर्ट सर्विलांस सिस्टम के अंदर भी क्या होता है, ये चीज काम में ली जाती है। तो ये लेकिन फिर भी जो जहां तक हो सके, इस जो मेन मेड रेडिएशन सोर्स है इसको कम से कम उपयोग इसको लाना चाहिए, ताकि हम रेडिएशन के अनावश्यक उपयोग से बच सके। चलिए, तो अब कुछ एमसीक्यूज है इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैंने आपके लिए तैयार किए थे, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए वेबसाइट है पिरामिड ट्यूटर, इस पर आप टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे जो बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए थे। आज के टॉपिक में हम इसमें करने वाले हैं आयनाइजिंग रेडिएशन के क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन आर एक्सेप्ट। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जाम्पल है किसके अलावा, रेडियो एक्टिव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेव और एक्सरेज। देखिए, कुछ है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जाम्पल हैं एक्सेप्ट, तो एक्सरेज है ये आयनाइजिंग रेडिएशन है, बाकी सारी क्या है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
एक्सरे हो गया। रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, ये कोई जो रेडिएशन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निम्न में से कौन सा रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन सा रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? देखिए अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल हो जाएगा ये। अल्फा और बीटा पार्टिकल क्या है, पार्टिकुलेट रेडिएशन के प्रकार है। गामा पार्टिकल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक्स-रेज एंड गामा रेज आर ए फॉर्म ऑफ लाइट पार्टिकल रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बी एंड सी। तो एक्स रेज गामा रे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रकार है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसके अलावा हाउ कैन बी सिंपली डिफाइन रेडिएशन, हम रेडिएशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इमिशन ऑफ वेव्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स, इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रेडिएशन की डेफिनेशन आपको, कि किसी भी जो मतलब जो सबस्टांस या किसी भी चीज से अगर एनर्जी रेडिएट हो रही है, विकिरित हो रही है, चाहे वो वेव्स के रूप में और पार्टिकल्स के रूप में, वो क्या कहलाएगी, रेडिएशन कहलाएगी। इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू एच न्यू। हमने क्या फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो उस फॉर्मूले से क्या होगा, यानी एनर्जी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर एक्सरेज, एक्सरेज किस प्रकार की वेव है? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ओके ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ शॉर्ट होती है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है, उनकी वेवलेंथ भी शॉर्ट होती है। पहले से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्ग वेवलेंथ, एक्सरे की वेवलेंथ लॉन्ग नहीं होती, शॉर्ट होती है, हमने पढ़ा था। लो फ्रीक्वेंसी, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। शॉर्ट वेवलेंथ है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है ये। नेक्स्ट है, एक्स रेडिएशन इज क्लासिफाइड इन विच स्पेक्ट्रम। तो एक्स रेडिएशन को हमने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर क्लासिफाई किया था। X-rays have a dual nature, which means that they behave like both इसका हो जाएगा पार्टिकल एंड वेव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज आर इनवर्सली रिलेटेड। मैंने अभी आपको बताया था सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा से न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये हो जाएगी। तो ये इस पोर्शन के अंदर इतने क्वेश्चन थे, ये सारे हमने कर लिए हैं। तो ये आपकी क्लास कंप्लीट है।